चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। तो ठीक है बेटा, सब बच्चे ठीक हैं बेटा? हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। तो फटाफट से टॉपिक हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में। कौन सा टॉपिक था बेटा? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, कुछ भी कह लीजिए। ये लो, टॉपिक था हमारे पास डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। हमने प्रोविजंस पढ़े यहां पर रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। जरूरत ही क्या पड़ गई थी? प्रोविजंस की बेटा, क्योंकि डायरेक्टर्स के ऊपर सीधा शेयर होल्डर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स के पास ना तो इतना वक्त है ना ही वो कुछ ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। तो ऐसे में ये तो अपनी जितनी चाहे मर्जी सैलरी बढ़ा या घटा लेंगे। तो ऐसे में इनको कंट्रोल करने के लिए कंपनीज एक्ट ने प्रोविजन बनाया। एंड दीज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो कम ही शेयर होल्डर्स होते हैं, दे कैन कंट्रोल द डायरेक्टर्स ऑल्सो। क्लियर है बात? फिर मैंने ये कहा कि प्रोविजन क्या है। प्रोविजन ये है कि अगर प्रॉफिट हो कंपनी को, इफ अ कंपनी इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। सर आपने बताया नहीं अगर लॉस हो तो, बेटा बात करेंगे उसकी आज, ठीक? पहले ये समझ लो दोबारा से, अगर प्रॉफिट्स हो तो बेटा ओवरऑल आप 11% से अधिक नहीं दे पाएंगे। एक होल टाइम डायरेक्टर के 5%, 2 और मोर होल टाइम डायरेक्टर्स के मिलाकर 10% से अधिक ना दे पाएंगे। मैनेजर्स, कौन से मैनेजर्स? विच आर नोटिफाइड विद आरओसी 1%। और जो पार्ट टाइम डायरेक्टर हैं, अगर किसी की सहायता के बगैर काम कर रहे हैं यानी विदाउट होल टाइम तो 3%, और अगर विद होल टाइम डायरेक्टर्स हैं तो 1%। ये सब परसेंटेजेस किस पर लगाएंगे? ऑफ नेट प्रॉफिट्स। अब बात आई थी कि हाउ टू कैलकुलेट दीज नेट प्रॉफिट्स। क्या ये ऑर्डिनरी प्रॉफिट है? आंसर इज नो। बेटा इसको निकालने का भी तरीका बताया था, अगर आप याद करो तो इसको निकालने का भी तरीका बताया था मैंने सेक्शन 198 में। अंडर सेक्शन 198 ये कैलकुलेट करेंगे कैसे बेटा, जरा बताना। क्या किया था हमने? पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर है एप्रोप्रिएशन के बाद टैक्स वापस ऐड बैक कर दो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। कोई डेप्रीसिएशन आपने घटा रखा है, वापस करिए। डेप घटाइए, कौन से वाला? जो एक्ट कहता है। कोई प्रोविजन बना रखा है, वापस रिवर्स करो और एक्चुअल एक्सपेंसेस लेस करो। बेटा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर वापस कर दीजिए, एड बैक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, या कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर पीएनएल में पड़ा हुआ है वो भी अलाउड नहीं है। सिमिलरली कोई कैपिटल लॉस पड़ा हुआ है वो भी ऐड बैक करेंगे और माइनस कर देंगे कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन कैसे आएगा? हाँ बेटा, अगर सेल प्रोसीड्स एक्सीड्स द ओरिजिनल कॉस्ट। भाई मान लेते हैं 30,000 में बेच दी, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट ही 20,000 थी। वैसे WDV के बाद ये 18 की है, यानी मुनाफा तो 12 का हुआ है, लेकिन 10,000 डिस अलाउ करेंगे। वापस माइनस करिए, जुड़े हुए इस प्रॉफिट में ये। तो अब जाकर आपका आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 198। बेटा याद आ गया? फटाफट से बताइए। लास्ट क्लास में हमने ये सारी बातें डिस्कस की थी। फटाफट से मेरे साथ साथ अब कुछ क्वेश्चंस पर आएंगे। आ जाओ बेटा, फटाफट से आइए क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस पर आइए। लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट में आएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पर, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ गंगा लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ये अलग सिचुएशन है। देयर इज ओनली वन
होल टाइम डायरेक्टर। बेटा एक WTD है सिर्फ, बताओ कितनी दे पाओगे? 5%। समझ में आ रही है बात? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। मुद्दा यह है कि नेट प्रॉफिट कितना, वो भी बात कर लेते हैं। परसेंटेज इज 5%। ठीक है बेटा। अगला, देयर आर 2 होल टाइम डायरेक्टर्स। जरा बताना कितना दोगे बेटा? 10%। लिखते जाओ उसके आगे, देयर आर 2 होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर एंड अ मैनेजर। 2 होल टाइम की कितनी बनती है? जल्दी बताओ। 2 होल टाइम की बनती है 5%, 5%। ये तो हो गए 2 होल टाइम। एक पार्ट टाइम की कितनी बनती है? अगर विद होल टाइम है तो 1%। और मैनेजर की कितनी बनती है? 1%। लो सर, 12% देंगे। लिखो बेटा आगे, थर्ड पार्ट में 12% देंगे। नलायको, 12% हो सकती है क्या? द मैक्सिमम लिमिट इज हाउ मच? 11%। 11% से ऊपर नहीं दे पाएंगे। लिखिए, सबको मिलाकर 11% देना होगा। वो कैसे एलोकेट करोगे वो आपका पर्सनल मुद्दा है, लेकिन कंपनी से 11% से अधिक मुनाफे डायरेक्टर्स और मैनेजर्स के नाम में नहीं जाएंगे। क्लियर है? अब मुद्दा आया हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। पढ़िए क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, थैंक गॉड, एंड मैनेजरियल रेम्युनरेशन। प्रॉफिट बिफोर सॉरी ये दिया हुआ है, ये वाले प्रॉफिट दे दिए। बट आफ्टर डेप्रीसिएशन एंड प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, इसमें से डेप्रीसिएशन एंड प्रोविजंस फॉर रिपेयर्स घटाया हुआ है, घटाया हुआ है। आओ बेटा जरा देखना कितना दे दिया उसने। उसने जो एनपी दिया हुआ है वो है 870140। डेप्रीसिएशन बुक्स में कितना है बेटा? ऐड बैक कर। हम ना मानेंगे किताबों का डेप। पता नहीं आपने कुछ मैनिपुलेशन ना कर दी हो, कोई नकद देना पड़ता नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंस है, कैन बी मैनिपुलेटेड। आपका नहीं मानेंगे सर, कौन सा मानोगे फिर? लो बेटा, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है अलाउेबल एज पर शेड्यूल 2। बेटा कितना दिया हुआ है ये? 2,60,000। हम तो ये मानेंगे सही। ऐसे ही प्रोविजन आपने बना रखा है रिपेयर्स का, हम तो ना मानेंगे। 25,000 ऐड बैक कर दिया प्रॉफिट में, जबकि एक्चुअल रिपेयर्स देखिए 15,000 की हुई है। लेस एक्चुअल एक्सपेंस ऑन रिपेयर्स 15,000, हम तो 15,000 मानेंगे। ये आ जाएगा प्रॉफिट फॉर सेक्शन 198। बेटा जरा कैलकुलेट करना फटाफट से, कितना आ रहा है ये आ गया बेटा 870,410 प्लस 3,10,000 माइनस 260 प्लस 25,000 माइनस 15,000। लो बेटा 9,30,410 रुपए। 9,30,410 रुपए। अब ये बताओ फर्स्ट पार्ट में बेटा कितनी रहेगी मैनेजरियल रेम्युनरेशन? देयर इज ओनली वन, देयर इज वन होल टाइम डायरेक्टर। तो बेटा 5% दिलवा दो 930,410 का। बेटा 2 होल टाइम डायरेक्टर्स 10% दिलवा दो 930,410 का। और बेटा थर्ड केस में 2 होल टाइम, 1 पार्ट टाइम और 1 मैनेजर, बेटा कुल मिलाकर 11% दिलवा दो 930,410। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बस इतनी सी बात थी। करो बेटा फटाफट से नोट इसको। अब कुछ क्वेश्चंस में ओरली पढ़वाऊंगा आपको, होमवर्क में करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 था ये बेटा, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5।
झटपट से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 5 था ये। आओ बेटा आगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बेटा। पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए मेरे साथ साथ। द एमडी ऑफ जेड लिमिटेड इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5%। लो बेटा दे दिया। कमीशन कितना देना है उसको? 5% का ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट निकालो, कमीशन मत चार्ज करना, उसे कहेंगे प्रॉफिट बिफोर कमीशन। उस पर 5% दिलवा देना। इस बार परसेंटेज खुद दे दी उसने। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 40 लाख। फॉलोइंग हैड बीन चार्ज ऑफ। प्रॉफिट से क्या क्या ऑलरेडी घटा रखा है, प्रॉफिट निकालते हुए क्या क्या घटा रखा है? डेप्रीसिएशन 1595 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 46,000। जरा विजुलाइज करिए क्या हुआ यहां पर। अगर आप देखें क्वेश्चन 3 में जब पीएनएल बना तो प्रॉफिट निकाल रखा है 40 लाख का, और ये प्रॉफिट निकालने के लिए डेप चार्ज कर लिया गया 1595 और पीएफबीडी बना दिया गया 46,000 का। अब बेटा प्रॉफिट निकालने सेक्शन 190, बोलो बेटा सेक्शन 198 वाले पढ़िए। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बैड डेट्स हुए 40,000 के, तो समझो क्या होना है बेटा। प्रोविजन शैल नॉट बी कंसीडर्ड। क्या करोगे फिर? ये घटा हुआ है इसे निकालने के लिए वापस ऐड बैक कर दो, वापस ऐड बैक कर दो, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 2 बैड डेट्स। कितना बेटा? 40,000। ये हो जाएगा क्या? माइनस, तब जाकर आएंगे करेक्ट प्रॉफिट। बेटा क्लियर है? 40 में से इसे हटाओ, जब इसे हटाओगे तो बेटा प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, और जब ये आ जाएगा इसमें तो प्रॉफिट घट जाएंगे 40,000 से। सिमिलरली डेप्रीसिएशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन 19,58,000। डेप घटना चाहिए था 1958। देख रहे हो बेटा मक्कारी, 1595 कम घटाया जिससे प्रॉफिट बढ़ जाए। खैर इसे तो वापस क्या कर देंगे? ऐड बैक कर दीजिए, और बेटा इसकी जगह पर डेप आ जाएगा कितना जरा बताओ? डेप आ जाएगा 19,58,000। क्या करेंगे इसकी जगह पर? ये माइनस, और तब जाकर ये प्रॉफिट आ जाएंगे। वही बात की है, बस मैंने पीएनएल में उसका इंपैक्ट बताया है, दैट्स इट। और जितने भी प्रॉफिट आए उसका 5% कमीशन। बेटा और निकाल लेते हैं फटाफट से एक बार। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट्स एज गिवन। बेटा कितने दिए हुए प्रॉफिट जल्दी बताओ? ये दिए हुए हैं 40 लाख के। ऐड बैक करिए डेप्रीसिएशन, ऐड बैक करिए पीएफबीडी। डेप्रीसिएशन फॉर मैनेजरियल रेम्युनरेशन और एक्चुअल के बैड डेट्स, ये तो रिवर्स किए हैं दोनों आइटम। 15,95,000 और 46,000, और ये दो आइटम माइनस करेंगे 19,58,000 कंपनीज एक्ट वाला, और एक्चुअल बैड डेट्स 40,000। नाउ दिस इज प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198।
बेटा देखें कौन बच्चा बता रहा है फटाफट से, देखिए जरा 40 लाख 40 लाख प्लस 1595 प्लस 46,000 माइनस 19,58,000 माइनस 40,000। बेटा 36 लाख 43,43,000 इज द आंसर। तो अब मैनेजरियल कमीशन रहेगा 5% ऑफ एनपी बिफोर कमीशन। तो कितना हो जाएगा 5/100 ऑफ एनपी बिफोर कमीशन, यही तो है। दस द आंसर वुड बी बेटा 182,150 बनना चाहिए। मैंने देख के लिख दिया है जरा चेक कर लो एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 182,150 आ रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करो बेटा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा अगर इसमें होता 5%, अगला क्वेश्चन 4 यही है, होमवर्क में करेंगे। ये लो लिख दिया मैंने, बता रहा हूं। एनपी आफ्टर सच कमीशन, तो क्या करते, ये तो एनपी बिफोर कमीशन है, मैंने पहले ही बता रखा है। बिफोर को आफ्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या करिएगा 100/105 और नाउ यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यही है, वहां पर बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, पहली लाइन, मैनेजर ऑफ जेड लिमिटेड इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 3% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो क्या करेंगे बेटा, प्रॉफिट निकाल लोगे और उसका 3/103 कर देंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। नोट करो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 बी होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क में। आइए बेटा 7th पर, अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिए मेरे साथ साथ। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन चेक कर रहे हैं बेटा। इसके बाद ये नोट कर लिया सबने, पढ़िए, काफी सारी चीजें दी हुई हैं क्वेश्चन 7th में। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ आजाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है पूरे साल का, जरा पढ़ लेते हैं कौन कौन से आइटम नहीं होने चाहिए थे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ठीक है, नॉर्मल खर्चा है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ठीक है। डायरेक्टर्स फीस ठीक है, डायरेक्टर्स फीस अलग होती है, रेम्युनरेशन अलग होती है। प्रोविजन रेम्युनरेशन को लेकर है। पढ़िए अगला, मैनेजरियल सरी तो निकाल ही रहे हैं, चेक करो फॉर्मेट लिख पाया, क्या करना है इसको, नहीं होना चाहिए ये पीएनएल से बाहर कैसे होगा, वापस ऐड बैक कर दो। जो भी करंट ईयर प्रॉफिट हो उसमें ऐड बैक कर देंगे। 1,70,000 लिखो, उसके आगे साइन लगाते जाओ एक बार। 170 के आगे क्या करना है, ऐड कर देंगे। इसे डिस्कस कर रहे हैं एक बार पहले। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बिल्कुल ठीक है। इन डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट था क्या पॉइंट ये, हाँ। वॉलेंट्री पेमेंट्स, अपनी मर्जी से कोई पेमेंट करोगे, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो क्या करेंगे, वापस इसे भी ऐड बैक करेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए पीएनएल में डेबिट किया हुआ है, घटा रखा है, वापस ऐड बैक करिए। उसके बाद कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये वॉलेंटरी पेमेंट है, आंसर इज नो। कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, उसके वजह से कॉम्पनसेशन देना पड़ा। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, क्या करेंगे बेटा, ये ऐड बैक करेंगे और कंपनीज एक्ट के मुताबिक कोई होगा तो वो घटाएंगे। अच्छा, कंपनीज एक्ट के मुताबिक नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, फिर मान लेंगे ये सही है बिल्कुल, फिर इस पॉइंट का कुछ ना करेंगे, फिर तो मान लेंगे ठीक है भाई बिल्कुल ठीक।
देखो नीचे दिया हुआ है डिप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एज पर शेड्यूल 2 3,42,000। तो वहीं रुक कर बताओ क्या करेंगे, 3,12,000 प्लस कर दीजिएगा और माइनस कर देंगे 3,42,000। लिख लो वहीं पर आगे, वहीं लिखो आगे, 3,12,000 प्लस कर देंगे, रिवर्स करेंगे एंड 3,42,000 माइनस कर दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन रिजर्व ऐड बैक कर दो, अप्रोप्रिएशंस हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड बैक हो जाएगा, जनरल रिजर्व भी ऐड बैक हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस आ गया प्रॉफिट का। ओपनिंग बैलेंस 3,43,200 था, जीपी, सब्सिडीज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ट्रांसफर फीस सारी नॉर्मल कंपनी की कमाइयां हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेल ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ओ जरा ये पॉइंट समझ लो, प्रॉफिट हुआ 25,000 का 30,000 की एसेट बेचकर, तो जरा बताना सेल प्रोसीड्स कितनी रही होंगी, सेल प्रोसीड्स कितनी रही होंगी, सेल प्रोसीड्स रही होंगी 55,000 की। अरे तभी तो हुआ है, सेल प्रोसीड्स रही होंगी 55,000 की और WDV थी 30,000, तभी तो जाकर 25,000 का प्रॉफिट आया। इसमें से कुछ तो होगा रेवेन्यू प्रॉफिट, बचा हुआ होगा कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू कितना, ये है अप टू डेप्थ चार्ज, जरा बताना आज तक डेप्थ कितना चार्ज हुआ है, नीचे चेक करो। कॉस्ट ऑफ मशीनरी वॉज 40,000, WDV 30,000, तो आज तक 10,000 का डेप्थ चार्ज हुआ था। तो अगर 10,000 तक का मुनाफा है तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट, लेकिन उसके ऊपर है तो वो हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। ये निकालने का एक तरीका और भी बताया था, बोलो बेटा कैसे निकालेंगे कैपिटल प्रॉफिट। हां जी, सेल प्रोसीड्स यानी 55,000 माइनस कॉस्ट, यानी कितनी कॉस्ट है बेटा, कॉस्ट कितनी है बेटा 40,000, कॉस्ट इज 40,000 यानी 15,000 का कैपिटल प्रॉफिट, विच इज दिस इज अलाउड नॉट अलाउड। लिखो 25,000 के आगे लिखो, इसमें से 15 तो माइनस कर देंगे, वो नहीं होने चाहिए, बाकी 10 बिल्कुल ठीक है, 10 को इग्नोर कर देंगे, कुछ नहीं करना इसका। पीएनएल में पड़े हुए बिल्कुल ठीक है भाई, पीएनएल में क्रेडिट साइड पर 10 ही पड़े होने चाहिए थे, लेकिन पड़े कितने 25 पड़े हैं, चेक करो ना, तो 15,000 माइनस कर देंगे, प्रॉफिट में जुड़े हुए हैं। दैट्स इट। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैनेजरियल रेम्युनरेशन इन द फॉलोइंग सिचुएशन व्हेन देयर इज ओनली वन टाइम। वन होल टाइम कितना होगा 5%, 2 होल टाइम 10%, 2 होल टाइम एमडी पार्ट टाइम, कुल मिलाकर 11% ऑफ द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स एज पर सेक्शन 198। बेटा निकाल लें क्या प्रॉफिट फटाफट से एक बार, चलो और निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 198। बेटा बताना करंट ईयर प्रॉफिट कैसे निकालोगे। कैरेट डाउन 846,500 माइनस ओपनिंग बैलेंस 343,200, यही तो कमाया इस साल में। ऐड करिए एप्रोप्रिएशंस, भाई जनरल रिजर्व के नाम के हाउ मच 2,50,000, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम के 12,500, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐड करिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 7,40,000, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जरूरत नहीं है फॉर्मेट बनाए इसका, ऐसे आप सीधा भी काम कर सकते थे। अब देखना और क्या क्या चीजें हैं।
ऐड बैक करिए मैनेजरियल रेमुनरेशन 1,70,000, ऐड बैक करिए वॉलेंटरी पेमेंट डोनेशंस 15,000 और उसके बाद ऐड बैक करिए डेप्रीसिएशन 3,12,000, लेकिन घटाइए डेप्रीसिएशन शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट वाला 3,42,000। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व प्रोविजन फॉर टैक्स जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट कर चुके हैं पहले ही, और उसके बाद बस प्रॉफिट और जुड़ा हुआ है, हटाइए कैपिटल प्रॉफिट्स कितने 15,000 माइनस होंगे। दैट्स इट। प्रॉफिट आ गया अंडर सेक्शन 198 जिसके ऊपर वेरियस परसेंटेजेस अप्लाई हो जाएंगी, जिसके ऊपर वेरियस परसेंटेजेस विल बी अप्लाइड। लिखना बेटा A846,500 माइनस 343,200 5,033,00 प्लस 2,50,000 प्लस 12,500 इज 765,800 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 740 150,5800 प्लस 170 प्लस 15,000 प्लस 3,12,000 माइनस 3,42,000 माइनस 15,000 इज 16,45,800। 16,45,800। ये वर्किंग नोट कॉपी कर लीजिएगा। कैपिटल प्रॉफिट कैसे निकाला गया, दो तरीके हैं, या तो सीधा ये निकाल लो, ये इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थी लॉजिक के साथ। इस पर परसेंटेजेस आप लगा ही पाएंगे, परसेंटेजेस तो आप लगा ही पाएंगे। करो बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा नोट कर लो फटाफट से, हटाना है मुझे यहां से, झटपट से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 चेक करिए, इसके बाद जस्ट चेक आउट क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर आ रहे हैं, पढ़िए पढ़िए बेटा क्या कह रहा है। मैं सिर्फ रीडिंग कराऊंगा इसकी, प्लस माइनस का साइन लगाते जाएंगे आप क्वेश्चन के आगे ही, अपने आप करना है। प्रॉफिट ऑफ जेड बिफोर रेम्युनरेशन ऑफ एमडी वाज 20,10,000। 20,10,000 का प्रॉफिट है, अभी एमडी रेम्युनरेशन माइनस नहीं हुई, अच्छी बात है, रिवर्स ना करनी पड़ेगी, रिवर्स ना करनी पड़ेगी। द सेट प्रॉफिट हैज बीन कैलकुलेटेड आफ्टर कंसीडरिंग फॉलोइंग फिगर्स। ओ प्रॉफिट निकालते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर लिया हुआ 825 का, क्या करोगे, ऐड बैक कर देंगे। डेप्रीसिएशन, ओ थैंक गॉड, इस बार तो शेड्यूल 2 के हिसाब से ही डेप लगा दिया, शाबाश, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो डेप में तो करते थे एडजस्टमेंट, बेटा कैसी बात कर रहे हो, अगर खुद ही उसने सही डेप लगाकर प्रॉफिट निकाला हुआ है तो नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। बोनस टेक्नीशियंस को दिया, एज पर बोनस एक्ट होगा, अलाउड है। कॉम्पनसेशन अलाउड है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नॉट अलाउड। क्या करेंगे, वापस ऐड बैक कर दीजिए। कैपिटल लॉसेस नॉट अलाउड, वापस ऐड बैक कर दीजिए। सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक है, सरकार से कोई सहायता मिली। मल्टीपल शिफ्ट अलाउंस, किसी एम्प्लॉय से ज्यादा काम कराया
उसे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, बिल्कुल जायज है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखो आगे, एड बैक कर देंगे। एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू एम्प्लॉइज, बोनस दिया था, मल्टीपल शिफ्ट अलाउंस दी थी, सब अलाउड था। एक्स ग्रेशिया अपनी मर्जी से टिप देना, सिंपल शब्दों में टिप देना, बाध्य नहीं थे आप, किसी एक्ट में किसी लॉ में बाध्य नहीं थे वो पेमेंट करने के लिए, फिर भी आपने पेमेंट किया, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। क्या करेंगे, रिवर्स करिए, एड बैक। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, सर देखना पड़ेगा कैपिटल है या रेवेन्यू है, बेटा कुछ नहीं दिया हुआ, मैंने इनसे भी क्वेश्चन पढ़ डाला, कॉस्ट WDV कुछ नहीं दी हुई, तो क्या करेंगे, मैंने अज्यूम कर लिया पूरा कैपिटल प्रॉफिट है, इट हैज बीन अज्यूम्ड, आप अदरवाइज मान सकते हो, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द एंटायर प्रॉफिट इज रेवेन्यू इन नेचर एंड देयरफॉर शुड बी अलाउड, मैंने पूरे के पूरे को कैपिटल प्रॉफिट मान लिया है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अदरवाइज कर सकते हैं, तो मैं तो इसे माइनस करने वाला हूं, हटाने वाला हूं। डिटरमिन द मैक्सिमम रेम्युनरेशन पेबल टू MD ऑफ Z फॉर द अबव इंफॉर्मेशन। बेटा कर लोगे, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट से बोलो, देखिए कौन बच्चा सबसे पहले हां करेगा। तीनों क्वेश्चन होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 8। आओ बेटा, coming on to the second segment, coming on to the other segment of directors remuneration। समझो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला बेटा इन केस ऑफ प्रॉफिट्स डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198, ये दिलवा देंगे। अब प्रॉब्लम ये है बेटा प्रॉफिट है ही नहीं, इन केस ऑफ लॉसेस, तो क्या हम डायरेक्टर से ये बोल दें कि जी मुनाफे तो है ही नहीं, लॉस है, जब लॉस है तो 2%, 1%, 5%, 10% कुछ भी निकाल लो, सब नेगेटिव आएगा, तो आपको हम कोई रेम्युनरेशन नहीं देंगे। क्या ये जायज होगा, बोलो बेटा क्या ये जायज है? आंसर इज नो। भाई अगले काम कर रहे हैं, कुछ तो दिलवाओगे इन्हें। अब इन्हें पेमेंट कैसे, इनका पेमेंट कैसे डिटरमिन किया जाए, ये निर्भर करेगा इस बात के ऊपर कि वेदर द कंपनी इज अ बिग कंपनी और अ स्मॉल कंपनी। कैसे पता चलेगा? कैपिटल देखकर। तो इनकी रेम्युनरेशन कितनी होगी, दैट विल डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल। इस बार क्या होगा, यानी मैनेजरियल रेम्युनरेशन विल डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव कैपिटल ऑफ कंपनी। अब यहां पर प्रॉफिट पर डिपेंडेंट थी, जब प्रॉफिट है ही नहीं तो भाई कैपिटल पर डिपेंडेंट कर दिया मैंने। अब ये कैपिटल कैसे निकलेगी, क्या मतलब है इसका, ये फिर से एक मुद्दा है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है जिसमें इफेक्टिव कैपिटल निकालकर देनी थी मुझे। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, हमने ये मान लिया, यहां पर सोच क्या रखी गई कि भाई बड़ी कंपनी है, अगर कैपिटल ज्यादा है तो भाई डायरेक्टर्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तनख्वाह ज्यादा। कोई छोटी कंपनी है, कैसे, कैपिटल कम है तो तनख्वाह भी उसकी कम रहेगी। तो कंपनीज एक्ट 2013 हैड गिवन अ टेबल, एक टेबल दिया गया, ठीक, एक टेबल दिया गया, जरा चेक करिए, जरा चेक करिए, वहां पर स्लैब्स हैं पूरे हमारे पास, वो स्लैब्स आपको याद रखने पड़ेंगे। पढ़िए, फॉर कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट और इनसफिशिएंट, सर ये सॉरी, ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या है देखते हैं बाद में। अगर लॉसेज हैं, नो प्रॉफिट्स यानी लॉसेज हैं, तो अगर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़ है, सर नेगेटिव कैसे बात करते हैं, अगर 5 करोड़ से कम है तो बेटा मैक्सिमम कितनी दे पाएंगे मैनेजरियल रेम्युनरेशन, 60 लाख रुपया, 60 लाख रुपया। 5 करोड़ या उससे अधिक है
और 100 करोड़ तक है तो 84 लाख रुपया 84 लाख रुपया मैनेजरियल रेम्युनरेशन आप दे पाएंगे। दीज आर पर एनम फिगर्स, लिख लो उसके आगे 60 lakhs पर एनम, 84 lakhs पर एनम, और ऐसे ही अगर 100 करोड़ या उससे अधिक है और 250 करोड़ तक है तो ऐसे में मैनेजरियल रेम्युनरेशन इज 120 लाख रुपए पर एनम, यानी 10 लाख रुपए महीने की तनख्वाह आप मैक्सिमम रेम्युनरेशन मैनेजर्स को, डायरेक्टर्स को दे पाइएगा। सर अगर 250 करोड़ से अधिक हो जाए, 250 करोड़ या उससे अधिक हो जाए तब क्या? चेक करो, अब फ्लैट नहीं है, अब जितनी बड़ी कैपिटल होती जाएगी रेम्युनरेशन बढ़ती जाएगी। जैसे 120 लाख तो फिक्स है ही भाई, 250 करोड़ तक 120 लाख थी, 10 लाख रुपए महीना, वो तो रहेगी प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। बेटा आई होप समझ में आ गई बात, जरा बताओ। इफेक्टिव कैपिटल है 300 करोड़ की, केस चल रहा है लॉसेस का, बताओ जरा मेरे को डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन कितनी होगी? 120 लाख तो है ही है, प्लस 0.01% किसका? 250 करोड़ से ज्यादा जितनी भी है, यानी 300 माइनस 250, भाई 250 पर ही, इसमें से 250 करोड़ पर ही एलिजिबिलिटी 120 लाख की थी, तो जो 50 करोड़ एक्स्ट्रा हैं उसके लिए 0.01%। बेटा ठीक है बात, तो कितनी हो जाएगी रेम्युनरेशन? 120 और 50 लाख का, सॉरी 50 करोड़ का 0.01%, 0.005 करोड़। लो बेटा, बेटा क्लियर है बात? $5 लाख रुपया और जुड़ जाएगा, 125 लाख। आई होप समझ में आ गई होगी बात ये। सो दिस विल डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव कैपिटल ऑफ द कंपनी। बेटा क्लियर है बात? अब समझो जरा एक छोटी सी बात और, एक वर्ड रह गया वहां बीच में जो मैंने डिस्कस नहीं किया। कंपनी के प्रॉफिट्स हैं 1 लाख रुपया, प्रॉफिट्स हैं 1 लाख रुपया, रेम्युनरेशन 11%। मैंने कहा लो जी 11,000 रुपए लो शगुन के नाम के और चलते बनो। बेटा क्या लगता है आपको डायरेक्टर्स 11,000 में मान जाएंगे? बोलेंगे इससे बढ़िया तो कंपनी को घाटे ही हो जाते, कम से कम 60 लाख रुपया तो महीने का मिलता, साल का मिलता। समझ में आया कि नहीं आया? कम से कम 60 लाख रुपया तो आपको मिलता अगर कंपनी लॉसेस में भी होती तो। बेटा समझ में आ रही है बात, क्या नहीं आ रही है? तो ऐसे में मैंने क्या कहा भाई, दीज प्रॉफिट्स तो हैं बट दीज आर कॉल्ड इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, और इनसफिशिएंट प्रॉफिट हैं तो रूल कौन सा लग जाएगा? तो लग जाएगा इफेक्टिव कैपिटल वाला ही रूल। यानी कुल मिलाकर इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो मैंने डायरेक्टर्स को पावर दे दी, मैंने लिबर्टी दे दी। एक काम करो आप, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट के बेसिस पर निकाल लेना, कम हो प्रॉफिट्स या घाटे हो तो इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पर निकाल लेना, जो भी ज्यादा हो वो ले लेना। चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात। इससे आपको फायदा हो रहा हो तो ये ले लेना, लग रहा है प्रॉफिट तो बहुत कम है सर, बहुत कम बैठेगी रेम्युनरेशन, तो ठीक है आप इसके हिसाब से ले लेना। तो यानी प्रॉफिट्स तो हैं लेकिन प्रॉफिट्स के बेसिस पर जो रेम्युनरेशन निकल रही है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो इन दैट केस दोस प्रॉफिट्स आर कॉल्ड
इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है, जल्दी बोलो। और लास्ट में आती है बात यहां पर हमारे पास, हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब इसकी ये जो पब्लिक कंपनी है, ये इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालेंगे, जरा पढ़ लो फटाफट से, वो भी आसान है। पेड अप शेयर कैपिटल, हां जो शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया हुआ है, पेड अप, वो लेंगे। कोई एडवांस पैसा आया हुआ है अगर, विल नॉट बी कंसीडर्ड। मान लेते शेयर इशू कर रखे हैं आपने, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अभी तक शेयर इशू किए नहीं, तो शेयर कैपिटल का पैसा नहीं है। पढ़िए, एक्सक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी और एडवांस अगेंस्ट शेयर्स। कौन सी एडवांस की बात कर रहे हैं? शेयर प्रीमियम ऐड कर दीजिए, रिजर्व सरप्लस ऐड कर दीजिए। हां, इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व विल नॉट बी कंसीडर्ड। रिवैल्यूएशन रिजर्व सबसे ज्यादा फर्जी रिजर्व होता है। आपने कहा भाई मुझे लग रहा है एसेट की वैल्यू बढ़ गई, मैं तो बढ़ा रहा हूं, एसेट की वैल्यू बढ़ाई और इधर रिजर्व क्रिएट कर दिया। रिजर्व के क्रिएट होते ही इफेक्टिव कैपिटल बढ़ गई, आपके हाथ में है वो तो प्योरली। इफेक्टिव कैपिटल बढ़ते ही आपका स्लैब चेंज हो गया और रेवोल्यूशन ज्यादा हो गई। समझ में आया लॉजिक की नहीं समझ में आया? तो देयरफॉर रिवैल्यूएशन रिजर्व ने, अब बहुत सारी जगह देखा हमने जब बोनस शेयर्स दिए तब भी याद करो रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लिया था। वो यही रीजन था कि फर्जी मुनाफे होते हैं, आप जितने चाहे मर्जी अपनी किताबों में क्रिएट कर लो, कोई खास उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती। अगला पढ़िए बेटा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स रीपेबल आफ्टर 1 ईयर। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट जो है वो आप ऐड करेंगे, लेस करिए। कोई इन्वेस्टमेंट्स अगर हैं तो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो भी लेस करिए। इन्वेस्टमेंट ये कहां से आ गया? लेस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है बात ये तो। और कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो वो भी, ये बात तो समझ में आती है कैपिटल निकालने के लिए। सर ये इन्वेस्टमेंट्स काय को माइनस करवा दिया, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है समझो, बहुत छोटे से एग्जांपल से। बैलेंस शीट, कैपिटल इज 100 करोड़ और डायरेक्टर्स ने क्या किया, एक बहुत सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। डायरेक्टर्स ने क्या किया, ये सारा पैसा किसी और कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स खरीदने में लगा दिए। एग्जाम्पल बता रहा हूं फिलहाल मैं सिर्फ आपको। मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा जितनी बड़ी कंपनी उतना ज्यादा कैपिटल और उस हिसाब से डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन। मुझे बताओ इस 100 करोड़ को संभालने में क्या डायरेक्टर्स का कोई योगदान है? आंसर इज नो। पैसा लिया इन्वेस्टर से, शेयर होल्डर से, और उस पैसे को उठा के किसी कंपनी में लगा दिया। मैंने यानी डायरेक्टर ने इसमें कोई भी योगदान नहीं है, डायरेक्टर्स का कोई योगदान नहीं है। हां, अगर मेरी कंपनी ही इन्वेस्टमेंट कंपनी होती, मेरा काम ही है शेयर्स, पैसा लेना शेयर होल्डर से और इन्वेस्ट करना शेयर्स डिबेंचर्स में, तब तो मेरा योगदान है, तब तो मैं इसे यूज कर रहा हूं, इसे हैंडल कर रहा हूं कैपिटल को, मेरी रेम्युनरेशन इसके बेसिस पर होनी चाहिए। लेकिन 100 करोड़ आए, इसमें से 60 करोड़ कहीं इन्वेस्ट कर दिए और बेटा 40 करोड़ बिजनेस में पड़े हुए हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने कितने पैसे को हैंडल किया? सिर्फ 60 ही करोड़ तो हैंडल किया। तो मैंने क्या कहा, कैपिटल निकालते हुए इन्वेस्टमेंट्स को माइनस कर दीजिएगा, तब जाकर इफेक्टिव कैपिटल आपको मिलेगी। क्लियर है बात? आई होप ठीक है बात। ये थोड़ा उस पॉइंट को समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स माइनस करनी है क्योंकि मेरा योगदान ही नहीं है। हां, लेकिन एक्सेप्ट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी होता और मैंने इन्वेस्टमेंट की होती तो माइनस नहीं करेंगे। हुज प्रिंसिपल बिजनेस, मेरा काम ही क्या है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज। बेटा क्लियर है बात? झटपट से बोलो, बोलो बेटा बोलो। क्वेश्चन नंबर आइए 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए फटाफट से, एग्जाम का क्वेश्चन है ये।
फटाफट से पढ़ लेते हैं, कोई खास दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है हमारे को। पढ़िए बेटा फटाफट से मेरे साथ साथ। कुमार लिमिटेड अ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, मेरा काम इन्वेस्टमेंट का नहीं है, तो अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी होंगी तो मुझे माइनस करनी पड़ेगी, इफेक्टिव कैपिटल निकालते हैं। हैज बीन इनकरिंग लॉसेज, लो बेटा लॉस मेकिंग कंपनी है, यानी रेम्युनरेशन अगर देनी है तो दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द, बोलो बेटा, विल बी डिपेंडेंट अपॉन द इफेक्टिव कैपिटल। द कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पेड अप कैपिटल लेंगे, पेड अप प्रेफरेंस कैपिटल लेंगे, रिजर्व्स 150 लाख के हैं, 10 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व है, लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। 140 लाख रुपए लेंगे, 10 लाख नहीं लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स भी आएगा, डिपॉजिट्स रीपेबल आफ्टर 1 ईयर, लॉन्ग टर्म है, आएंगे। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी आई हुई है, अलॉटमेंट किया नहीं, फालतू पैसे आ गए ना, हकदार नहीं थे ना आप, नहीं लेंगे, will not be considered for calculating effective capital। बाकी सब चीज ऐड कर देना। accumulated losses written off माइनस कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो वो भी माइनस होंगी, बिकॉज इट इज अ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी। कुमार लिमिटेड हैज वन होल टाइम डायरेक्टर, मिस्टर एक्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ maximum remuneration that can be paid to him as per provisions of part 2. No resolution is passed at the meeting in respect of payment of remuneration not exceeding 3 years। बोलो बेटा, मतलब कोई रिजोल्यूशन, कोई और बातचीत, कोई और फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, तो जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है वो हमें मानना पड़ेगा। बेटा क्या इफेक्टिव कैपिटल इसमें निकाल पाएंगे? 120 लाख प्लस 20 लाख प्लस 140 लाख प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20 माइनस 20 माइनस 180। आई होप कर लोगे बेटा। इफेक्टिव कैपिटल एग्जाम का क्वेश्चन है ये, 6 नंबर का था। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 जरा पढ़ लो, उसमें भी क्या कर रहा है। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट दिए हुए हैं, ऑथराइज कैपिटल इररिलेवेंट है, इशूड कैपिटल में पेड अप दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर लेंगे, शेयर सस्पेंस ये क्या होता है मुझे पता ही नहीं अभी। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व लेंगे 150 के अलावा, यानी 45,000 का। सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 लेंगे, डिबेंचर्स भी आएंगे, पब्लिक डिपॉजिट्स भी आएंगी। कैश क्रेडिट लोन फ्रॉम एसबीआई नहीं आएगा, क्यों? बिकॉज दिस इज शॉर्ट टर्म, लिखा हुआ है उसने। ट्रेड पेबल्स, करंट लायबिलिटीज आती ही नहीं। इन्वेस्टमेंट्स घटा देंगे अगर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इग्नोर कर देंगे, फिर कुछ नहीं करना। बिल्कुल ठीक किया हुआ है फिर तो इन्वेस्टमेंट। और पीएनएल का डेबिट बैलेंस माइनस कर देंगे। शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओ ये जो ऊपर शेयर सस्पेंस था ना, ये एप्लीकेशन का पैसा मिला हुआ है जिसके अगेंस्ट अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो इसको कंसिडर नहीं करना। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इफेक्टिव कैपिटल एज पर द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 5। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ एक्स लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी? अगर एक्स लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कंपनी होती तो क्या आंसर भिन्न होगा? हाँ होगा। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, और अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो माइनस नहीं करेंगे। बेटा क्लियर है बात? जल्दी बोलो बेटा, ठीक है बात। चलो कंप्लीट करेंगे इसको भी, और इसके साथ ही हमारा टॉपिक यहां पर फिनिश हो गया। ठीक है बेटा, कंप्लीट कर लो दोनों क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों ही आपको होमवर्क में करने हैं। प्रोविजंस मैंने आपको इसके कवर करा दिए, आंसर वहां पर लिखे हुए हैं, कैलकुलेट करके आप इजीली प्लस माइनस करना है, मैच कर पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।